हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास पेडागोजी और ये हमारी पेडागोजी की अभ्यास की पहली वीडियो है। इससे पहले हम पेडागोजी लिखित रूप में आपको बहुत सारी वीडियोस दे चुकी हूँ पेडागोजी की, लेकिन जो अभ्यास के तौर पर चलेगी ये हमारी पहली वीडियो होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो KVS एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, हमेशा गौर कीजिएगा प्रश्न में है पूछा है या नहीं है, तो यहाँ पे आपका पूछा है नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त मैं आपको कितनी बार बता चुकी, आप एक पल के लिए नहीं को इग्नोर कर दिया कीजिए, उसके बाद प्रश्न को पढ़िए। आपका प्रश्न जो बना है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। अब यहाँ पे एक सिद्धांत दिया तो अब एक शब्द कहीं आपको कंफ्यूज कर दे, लेकिन जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। और ये बात ध्यान दीजिएगा, कहीं ये पहला क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको लगे कि ये सही लग रहा है और वहीं से टिक मार के आप तीन ऑप्शन को न पढ़ें और आगे चले जाए, तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक चारों ऑप्शन आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको राइट आंसर का आभास नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, पहला आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, सभी विकास। यहाँ पे सभी वर्ड सभी में दिया गया है, तो यहाँ पे जो सभी वर्ड है वो आपका सभी बच्चों के विकास को लेकर गया है। तो कहा जा रहा है कि विकास परिपक्व तथा अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किसके लिए पूछा है? बाल विकास के लिए पूछा है। ये पॉइंट सही है, क्योंकि अनुभव के और अंतःक्रिया के परिणाम सब हुई बालक का विकास होता है। तो ये पॉइंट अपने आप में सही है। यह सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से होते हैं। यहाँ पे समान गति शब्द आपको कंफ्यूजन में डालेगा, इसलिए आप इस ऑप्शन को यहीं पे छोड़कर आगे बढ़िए। सभी विकास का क्रम पालन करते हैं। जो विकास का एक क्रम है वो एक क्रम से चलता है, ये पॉइंट भी सही है। विद्या विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण। विकास का ऐसा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसे आप छोड़कर विकास के अग्रसर माने, इसलिए ये क्लियर होता है कि विकास का हर एक क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये भी पॉइंट आपका सही होता है। यहाँ से देखिए, जो गलत साबित हो रहा है वो बी ऑप्शन बन रहा है कि सभी विकास का तथा अधिगम एक समान गति से होते हैं। तो एक समान गति से नहीं होता। विकास की प्रक्रिया, हर बालक में विकास की जो प्रक्रिया है वो समान गति से, ये गलत है, क्योंकि हर एक बालक के जिस व्यक्तित्व हम आपने पढ़ा होगा उसमें देखा कि हर बालक की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, IQ अलग होती है। ऐसी कंडीशन में बालक का जो विकास है वो भी एक साथ हो, एक बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो जो विकास का जो क्रम है यहाँ पे असमान गति से होती है, और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में दिया है वो समान गति, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होता है। तो नहीं शब्द के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ से आपका जो पहले प्रश्न का ऑप्शन हुआ कि बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, वो यही है कि सभी विकास का अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमने लिया है कि निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए पूछा है, और क्या पूछा है? नहीं है। ये भी ध्यान दीजिएगा। दिया है शीघ्रता पूर्वक आसानी से सीख जाना, तो ये विशेषता है। हमने कहा था नहीं को छोड़ के देखिएगा, नहीं को हमने छोड़ दिया तो ये कहीं ना कहीं विशेषता दर्शाता है, तो ये पॉइंट विशेषता के अंतर्गत आ गया। व्यवहारिक ज्ञान का बहुत कुछ उपयोग करना, ये भी उसकी विशेषता है, प्रतिभाशाली बालक है। फिर दिया है बहुत सारे प्रश्न पूछना, बहुत से प्रश्न पूछना, ये भी क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा की वशीभूति वो प्रश्नों को करता है। तो ये प्रश्न आपका ये ऑप्शन भी सही हुआ। फिर दिया है चुनौतीपूर्ण कार्यों से मुंह मोड़ना, तो देखिए ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे उसकी विशेषताओं से अलग है। तो देख रहे हैं कि 3 पॉइंट सही है और 1 पॉइंट गलत। तो ये नहीं वर्ड है, ये इसी पॉइंट को इंगित कर रहा है आपका। तो नहीं वर्ड, हमें नहीं वर्ड जब भी हो तभी आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा, तभी आपको आंसर क्लियर समझ में आएगा। देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो चुनौतीपूर्ण कार्यों को करना चाहते हैं, क्योंकि सामान्य बालकों से थोड़े से वो उच्च होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो जो मुश्किल कार्य हो तो उसको करने की ज़्यादा चेष्टा करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी, इस प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। और ये 2005 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न एक बार और भी आया है, वो दूसरे तरीके से है, वो अगली वीडियो में आपको दूंगी। तो देखिए, ये यहाँ पे पॉइंट क्या है वो देखिए। पहले दिया है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। देखिए, लड़के विज्ञान पढ़े और लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ें, ये हमारी परंपरा जो रूढ़िवादिता है उसको दिखाता है कहीं ना कहीं।
फिर अगर सी पॉइंट को देखें तो लड़कियों को घर के काम करने चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। अगला पॉइंट है कि लड़कों को घर के बाहर के कामों को करना चाहिए या सहायता करनी चाहिए, तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं हमारी रूढ़िवादिता को दिखा रहा है कि इस घर के कामों में स्त्रियों को करना चाहिए और घर के जो बाहर काम है वो पुरुषों को करने चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट आपके कहीं ना कहीं से इस रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। इस रूढ़िवादिता के अपोजिट कोई पॉइंट है तो वो आपका ऑप्शन ए है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इस हिसाब से, क्योंकि देखिए हम एक आधुनिक समाज के हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो रूढ़िवादिता है उसको छोड़ना है, त्यागना है, नई परंपराओं को धारण करना है। और नई परंपराओं में ये सिखाया जाता है कि स्त्री और पुरुषों को समान दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपका ऑप्शन ए सही बनता है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ये प्रश्न हमेशा कंफ्यूज कर देता है, तो ये पॉइंट हमेशा कि जब ऐसे प्रश्न, जब लड़की और लड़कों से प्रश्न आए तो रूढ़िवादिता के अपोजिट जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपके रूढ़िवादिता के अपोजिट जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा फिर खाली स्थान के रूप में दिखाया जाना चाहिए। तो किस रूप में, यहाँ पे ये देखिए कि अधिकांश, और ये प्रश्न देखिए कई बार आ चुका है एग्जाम में और 2016 के एग्जाम में आया है और इससे शायद इससे पहले एक आध बार और भी या किसी स्टेट के लेवल में आया है, मैंने पढ़ चुकी हूँ लेकिन ये मुझे क्लियर नहीं है कि कब आया था। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो बहुभाषी कक्षाएं होते, इसे अगर आप अपने अनुभव के तौर पे देखें, आपकी क्लास में हिंदी बोलने वाला स्टूडेंट है, इंग्लिश बोलने वाला, मलयालम बोलने वाला, अगर कई भाषा के स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो आपको वहीं पे प्रॉब्लम दिखाई देगी। मैंने आपको पेडागोजी पढ़ाते वक्त कहा था कि जो पेडागोजी है इसमें 90% तो आपके अनुभव आते हैं, लेकिन 10% आपके अनुभव के अपोजिट आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से आप देखिए क्या है, परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा। तो अब यहाँ पे इसे समस्या के रूप में देखेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि नहीं शब्द डिक्शनरी में किसी के नहीं होना चाहिए। तो ये वही चीज़ है जो यहाँ से आपको ये चीज़ आपको सरे कर काटने पे मजबूर करती है और यहाँ पे ये इस तरफ इशारा करती है। इसे हम बहुभाषी कक्षा को एक बाधा के रूप में, एक चुनौती के रूप में न लेकर एक संसाधन के रूप में लेंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही होता है। अब देखिए हम संसाधन के रूप में लेंगे कैसे। संसाधन के रूप में जैसे है, हम बच्चों को कई भाषाओं को ज्ञान देना चाहते हैं, जैसे हिंदी भी हम पढ़ाते हैं, हिंदी वाले क्षेत्रों में इंग्लिश को पढ़ाया जाता है तो वो कठिन हो जाता है, इंग्लिश वाले क्षेत्रों में हिंदी को पढ़ाया जाता है वो कठिन हो जाता है, संस्कृत दूसरी तीसरी भाषा उसे हम पढ़ाते हैं तो कठिन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे दूसरी भाषा जानते हैं उसके माध्यम से हम अन्य बच्चों को उसकी इस भाषा को ज्ञान दे सकते हैं, इसलिए इसे एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। इसलिए यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर बन रहा है वो सी ऑप्शन सबसे सही बन रहा है कि एक जो बहुभाषी कक्षा है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम संसाधन के रूप में लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर यहाँ पे आपका नहीं शब्द आया है, इस बात को गौर कीजिएगा। तो नहीं शब्द को हटा के आप सिद्धांत कौन से ये देखिए, विकास का सिद्धांत कौन कौन से। विकास के सिद्धांत है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं परस्पर जुड़ी हैं, हम एक के अकॉर्डिंग एक को छोड़कर दूसरे का विकास नहीं करते कि विकास कहीं ना कहीं से एक दूसरे पे पूरक है। यहाँ पे दिया है कि प्रक्रिया परस्पर जुड़ी हुई, तो ये पॉइंट भी सही हुआ। फिर सभी बच्चों की विकास की दर एक समान नहीं होती। देखिए असमान होती तो असमान शब्द हम कहें या फिर समान नहीं होती, इसलिए ये पॉइंट भी आपका सही हुआ। अगला है विकास सदैव रैखिक होता है, नहीं विकास का क्रम कभी ऊपर होता है। जो आप ग्राफ पढ़ते हैं ना वो ग्राफ यहाँ पर चलता है, कहीं एकाएक बच्चा ज़्यादा सीखता है, एकाएक स्थिर हो जाता है, पठार वाला शब्द यहीं पर आता है। तो यहाँ पे जो विकास का सदैव रैखिक होता है तो ये पॉइंट गलत साबित होता है, इसलिए देखिए नहीं शब्द पूछा है इसलिए नहीं को हम इस पॉइंट से इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी बनेगा कि विकास सदैव रैखिक होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। देखिए आप क्या कर रहे हैं, अधिगम करना है आपको, शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं। तो शिक्षण अधिगम और यहाँ पर भी नहीं शब्द दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमने कहा था कि नहीं शब्द को छोड़ दीजिएगा और फिर प्रश्न को पढ़िएगा। तो शिक्षण अधिगम का स्तर कौन कौन से हैं, विभेदीकरण, स्मृति, चिंतनशील, समझ का स्तर। देखिए अधिगम कहाँ पॉसिबल है, जब स्मृति होगी, चिंतनशील स्तर होगा
और समझ का स्तर होगा तभी अधिगम पॉसिबल होगा। तो ये अधिगम के लिए तीनों पॉइंट आपके कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं। यहाँ बचा कौन सा पॉइंट? विभेदीकरण। अधिगम के लिए विभेदीकरण का कोई वजूद नहीं है, तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए सही बनता है, और ये जो नहीं से आप इसे जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी फिर खाली स्थान है में अभिप्रेरित है, और ये प्रश्न आपके 2012 के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए कहा है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है तो वो कठिन परिश्रम, देखिए जब हम किसी प्रेशर डालते हैं तो वो कठिन परिश्रम नहीं करता। कठिन परिश्रम कब करता है? जब उसके अंदर से वो आंतरिक बनता है, प्रेशर बनता है कि नहीं उसे ऐसा करना है। तो यहाँ पे बोला कि वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो ऐसी कंडीशन में वह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? व्यक्तिगत रूप से, अनुभविक रूप से, बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से। देखिए बच्चा स्वयं सोच रहा है कि वो मेडिकल में जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसे कोई प्रेशर नहीं दे रहा कि नहीं तुम्हें मेडिकल में जाना है। तो ऐसी कंडीशन में ये बनता है कि वो अंदर से ही प्रेरित हुई, अपने आप से ही प्रेरित हो रहा है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत अनुभव के बाहर न होकर वन इसका जो सही ऑप्शन होगा डी होगा कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, स्वयं से ही प्रेरित है कि वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यह है कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? और ये प्रश्न आपका 2011 के एग्जाम में आया हुआ है। असंबद्ध यानी कि जो टॉपिक विद्यालय में चल रहा है उससे रिलेटेड तो नहीं है, उससे अलग क्वेश्चन है जो बच्चा आपसे पूछना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? यानी कि टॉपिक के अकॉर्डिंग वर्ण नहीं, वर्ण क्या कर रहा है? वो टॉपिक से हटकर कोई प्रश्न है जो आपसे पूछना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे है उसे असंबद्ध पूछने, जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी अनुमति देंगे? आप अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि आप जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न न पूछ के उसके अपोजिट प्रश्न पूछा जाएगा तो सभी बच्चों का ध्यान उधर चला जाएगा, इसलिए आप इसकी अनुमति नहीं देंगे। फिर दिया है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, तो वाकई में उसे नहीं देंगे और अनुमति देंगे, दोनों ही पॉइंट गलत होते हैं। उसे गैर अनुशासनिक समझकर दंडित करेंगे। देखिए बच्चे में प्रश्न का पूछना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, तो ऐसी कंडीशन में दंड देना स्वाभाविक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। बचा क्या? ऑप्शन डी कि कक्षा के बाद में प्रश्न का उत्तर देंगे। उस बच्चों को अकेले साथ में आप कक्षा के बाहर प्रश्न देंगे ताकि आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से बच्चों का ध्यान न हटे और बच्चे ने जो प्रश्न किया है उसका सॉल्यूशन भी उसे मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन डी आपका सही हुआ कि कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर आप देंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमने लिया है निम्न में से एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? उसे क्या है? अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है। तो प्रश्न ऑप्शन देखिए आपके, बालकों के प्रति हमेशा कठोर व्यवहार करना चाहिए। कठोर व्यवहार से बालक आपके प्रति उदासीन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि बच्चे देखो कोमल हृदय होते हैं। ऐसी कंडीशन आप कठोरता से पेश आएंगे तो बच्चे कुंठित हो सकते हैं। बी ऑप्शन है कि बालकों की इच्छा के अनुरूप कार्य होना चाहिए। ये क्लास है, घर नहीं है। क्या बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चे गलत चीज़ें भी चाहते हैं अपने मनोरंजन के लिए, तो आप उनकी अनुमति भी तो नहीं देंगे। तो यहाँ से बालकों की इच्छा के अनुरूप कार्य, ये भी पॉइंट अपना कहीं ना गलत हो जाता है। अगला है बालकों के साथ विनम्र रहना और किंतु दृढ़ भी रहना। ये पॉइंट सही हो सकता है, लेकिन हमको चारों ऑप्शन देखने हैं। हमेशा बालकों की जिद को पूरा करना चाहिए। आप एक फैमिली मेंबर है, आप जान सकते हैं कि बच्चों को जिद को कितना अहमियत देना चाहिए, तो यहाँ से भी ये पॉइंट भी गलत होता है। देखिए अपने आप में तो एक ही पॉइंट बचता है, इसे समझ लीजिए। बालकों के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए ताकि उनके अंदर जो प्रश्न है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो आपके सामने निखर कर सामने आए। और दिया साथ में किंतु दृढ़ भी रहना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आपके सर पर चढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपकी बातों को इग्नोर करेंगे, आपके डांटने पर कोई उसके रिस्पॉन्स नहीं लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको दृढ़ भी रहना है। बच्चों से जितना आपको घुलना है और उतना ही कठोर अनुशासन भी करना है, ताकि बच्चे जितनी प्रेम से आपसे मिले उतने आपकी बातों को सुने समझे और आपकी बातों पर अमल करें। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी सही बनता है कि बालकों के साथ विनम्र रहना किंतु दृढ़ भी रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ये हमारी वीडियो के आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे दिया है कि बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यानी कि बालकों में अगर आप सामाजिक अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं तो कौन सा यहाँ पे जो उपाय दिए गए हैं कौन सा अपनाएंगे? तो यहाँ पे आपके दिए बालकों में भय और दंड पैदा करना,
बालकों में आपने पढ़ा होगा कि कभी भी भय पैदा नहीं करना चाहिए और दंडित भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरस्कार और दंड वाले आपने पढ़ा होगा कि बालकों को इस तरह से दंड नहीं देना चाहिए कि बालक हतोत्साहित हो। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका ऑप्शन गलत होता है। आगे दिया बालकों की निंदा करनी चाहिए, निंदा भी नहीं करनी चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत होता है। आगे एक दिया है बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करनी चाहिए, और ये ऑप्शन सही लगता है, लेकिन हमको आखिरी ऑप्शन देखना है बच्चों को संस्कार देना चाहिए। बच्चों को तो संस्कार देने चाहिए, लेकिन पूछा है कि बालक में सामाजिक अनुशासन बनाना है। तो ऐसी कंडीशन सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों के अंदर से वो फीलिंग्स पैदा करनी चाहिए ताकि वो अनुशासन में रहें। तो ऐसी कंडीशन में आपका ऑप्शन सी सही होता है कि बालक में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करे ताकि वो सामाजिक अनुशासन बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए केवल इतना ही। आपको ये प्रश्न कैसे लगे एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो के लिए आपके लिए इसी तरह के प्रश्न ला सकूं। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।